कहानी डेनमार्क में वाइकिंग्स के समय की है। एक पहाड़ की चोटी पर एक दानव अपने छोटे बच्चे एक छोटे ट्रोल के साथ खुशी खुशी खेल रहा है। अचानक डेनमार्क की एक जनजाति का मुखिया अपने आदमियों के साथ घोड़ों पर वहां पहुंचता है और दानव को मारने की योजना बनाता है। लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते, दानव उन्हें दूर से देख लेता है। अपने बच्चे की रक्षा के लिए वह उसे उठा लेता है और पहाड़ के दूसरी ओर भागता है। मुखिया और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं। दानव अपने बच्चे को पहाड़ की ढलान पर छुपा देता है। उनसे लड़ने के बजाय उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग नहीं जाते। वे तीर, भाले और जलती मशालों से हमला करते हैं। दानव अपना संतुलन खो देता है और पहाड़ से गिर जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। अपनी छुपने की जगह से छोटा ट्रोल सब कुछ चुपचाप देखता है। फिर मुखिया पहाड़ के किनारे तक जाता है और अपना मुखौटा उतारता है। जब वह नीचे देखता है तो उसे छोटा ट्रोल दिखाई देता है। पल के लिए वह बच्चे को मारने का विचार करता है, लेकिन क्योंकि वह सिर्फ शिशु है, वह उसे जीवित छोड़ने का फैसला करता है। अपने आदमियों को बताए बिना वह वापस मुड़ता है और वहां से चला जाता है। फिर छोटा ट्रोल पहाड़ से नीचे उतरता है। समुद्र के पास उसे अपने पिता का निर्जीव शरीर मिलता है। वह कौवों और गिद्धों से अपने पिता के शरीर को दूर खींचने की कोशिश करता है, पर वह उसके लिए बहुत भारी है। आखिरकार वह तलवार से शरीर के टुकड़े करता है और उन्हें गुफा में ले जाता है। वहां वह अवशेषों को छुपा देता है और गुफा में अकेले रहना शुरू कर देता है। कई साल बीत जाते हैं और ट्रोल बड़ा हो जाता है, लेकिन हर दिन जब वह अपने पिता का कटा हुआ सिर देखता है तो वह दुख में रोता है और उन्हें याद करता है। इसी बीच डेनमार्क की वाइकिंग जनजाति में एक पुजारी एक नए सराय के उद्घाटन के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता है। वह मुखिया को घोषणा करता है कि सराय अब पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर ट्रोल, जो इन सभी वर्षों से अपने पिता का बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा था, आखिरकार अपनी गुफा से बाहर आता है। उस शाम जब वाइकिंग योद्धा सराय में जश्न मना रहे, ट्रोल पहुंचता। वह बाहर पहरेदार पर हमला करता, उसका सिर कुचल देता, सराय में प्रवेश करता। अंदर जाकर वह सभी वाइकिंग्स को बेरहमी से मार डालता है। अगली सुबह मुखिया अपने आदमियों के साथ सराय में आता है। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। रात भर वहां रुके वाइकिंग योद्धाओं की लाशें चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। उन्हें क्रूरता से मारा गया था। मुखिया कमांडर से पूछता है, जब यह हुआ तब तुम कहां थे? कमांडर जवाब देता है, मैं गांव में था। कुछ नौजवान शराब पीने के बाद यहाँ रुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें बेरहमी से किसने मारा। हैरानी की बात है कि कोई महिला या बुजुर्ग घायल नहीं हुआ। ये सुनकर मुखिया बेचैन हो जाता है। इसके बाद दृश्य गेटालैंड के वाइकिंग्स की ओर बदलता है, जिनके नेता लियो हैं, जो एक प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा हैं। वे जहाजों पर लूटपाट के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान ठंडे मौसम से उन्हें डेनमार्क के पास रुकना पड़ता है। डेनमार्क का मुखिया अंगरक्षक के साथ पहाड़ के पास जाता है और ट्रोल को ललकारता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ता है, ट्रोल अंगरक्षक के सिर पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूर से मुखिया ये देखता है और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ट्रोल भाग जाता है। फिर मुखिया यह समझ नहीं पाता कि ट्रोल कभी उससे सीधे क्यों नहीं लड़ता और हर बार उसके अंगरक्षकों को मारकर भाग जाता है। अगली सुबह पूरी जनजाति हत्याओं की जगह पर इकट्ठा होती है। मुखिया की पत्नी उनसे कहती है, हमारे कई वाइकिंग पुरुष मारे जा चुके हैं, अब उनकी विधवाओं का क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही गांव में सिर्फ विधवाएं ही बचेंगी। मुखिया के पास न तो कोई जवाब है और न ही कोई समाधान। शर्म के मारे वह चुप रहता है। बाद में उसकी पत्नी गांव के बाहर पहाड़ पर अकेली रहने वाली एक महिला लीना के पास जाती है। वह उससे पूछती है, तुम मौत को उसके आने से पहले देख सकती हो, मुझे बताओ, क्या मेरे पति की भी वही मौत होगी? लीना जवाब देती है, तुम सबने मुझे भ्रष्ट कहकर समुदाय से निकाल दिया और अब मदद मांगने मेरे पास आई हो। मुखिया की पत्नी कहती है, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लीना जवाब देती है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक तुम्हारे पति की बात है, वह ट्रोल के हाथों नहीं मरेगा। ये सुनकर मुखिया की पत्नी चुपचाप घर लौट जाती है। इसी बीच गेटलैंड के वाइकिंग्स लियो के नेतृत्व में अपने जहाज के साथ आगे बढ़ते हैं और उस बस्ती के पास उतरते हैं जहां डेनमार्क की जनजाति रहती है। जब एक डेनिश घुड़सवार सैनिक उन्हें देखता है तो वह चेतावनी देता है, यह भूमि भी वाइकिंग्स की है, अगर तुम लूटपाट करने आए हो तो तुरंत चले जाओ। लियो जवाब देता है, मैं लियो हूँ, प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा। अपनी यात्रा के दौरान हम केवल कुछ दिनों के लिए यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। हमारा लूटपाट करने का कोई इरादा नहीं है। सैनिक कहता है, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आइए मैं आपको हमारे मुखिया से मिलवाता हूँ। लियो और उसके लोग मुखिया से मिलते हैं। मुखिया उसे देखकर प्रसन्न होता है और कहता है, पिछली बार जब मैं तुम्हारे पिता से मिला था तब तुम अभी बच्चा ही थे,
अब तुम एक महान योद्धा बन गए हो। लियो सहमति में सिर हिलाता है। उस रात मुखिया लियो और उसके लोगों के लिए सराय में एक दावत का आयोजन करता है। मुखिया की पत्नी खुद पेय परोसती है। दावत के दौरान लियो पूछता है, यहाँ इतनी सारी विधवाएं और इतने कम पुरुष क्यों हैं? मुखिया उसे ट्रोल के हर रात होने वाले हमलों के बारे में बताता है। ये सुनकर लियो कहता है, अगर ट्रोल हर रात वाइकिंग पुरुषों को मारने आता है तो अब से मैं और मेरे लोग उसका इंतजार करेंगे। पार्टी के बाद मुखिया, उसकी पत्नी और बाकी लोग अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन लियो और उसके योद्धा जनजाति के कुछ लोगों के साथ सराय में ही रहते हैं। आधी रात को ट्रोल सराय के बाहर आता है। सबसे पहले वह एक पादरी के चारों ओर सूंघता है, फिर दरवाजे की ओर बढ़ता है। यह सूंघकर जांचता है कि अंदर के वाइकिंग स्थानीय हैं या बाहरी। अंदर लियो और उसके योद्धाओं को एहसास होता है कि ट्रोल आ गया है और वे युद्ध की तैयारी करते हैं, लेकिन ट्रोल को पता चलता है कि अंदर के योद्धा स्थानीय वाइकिंग नहीं हैं। इसके बजाय वह बंद दरवाजे पर पेशाब कर देता है। जब अंदर के वाइकिंग उस पर हमला करने के लिए बाहर दौड़ते हैं, तब तक ट्रोल रात के अंधेरे में गायब हो चुका होता है। अगली सुबह मुखिया लियो से कहता है, यह अजीब है कि कल रात कोई आदमी मारा नहीं गया। लियो जवाब देता है, हाँ, ट्रोल दरवाजे तक आया था, लेकिन लड़ने के बजाय उसने पेशाब किया और चला गया। इसके बाद लियो अपने कुछ आदमियों और जनजाति के कुछ लोगों के साथ ट्रोल को मारने की उम्मीद में पहाड़ियों में उसकी तलाश के लिए निकलता है, लेकिन कई जगहों पर खोजबीन करने के बाद भी वे उसे नहीं ढूंढ पाते, इसलिए वे गांव लौट आते हैं। थोड़ी देर बाद लियो अकेले एलेना से मिलने जाता है, जो गांव के बाहर पहाड़ के पास रहती है। वह उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम मौत को उसके आने से पहले देख सकती हो। लेना जवाब देती है, हाँ, और मैंने यह भी सुना है कि आप प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा लियो हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? लियो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस ट्रोल और वाइकिंग्स के बीच होने वाली लड़ाई में कितनी मौतें होंगी और क्या ट्रोल मरेगा या नहीं। ये जानना जरूरी है क्योंकि मैं तुम्हारे लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। लेना कहती है, मैं इन लोगों में से नहीं हूँ। जब मैं अभी बच्ची थी तो मुखिया के भतीजे ने मुझे यहाँ लाया था और मुझे शर्मिंदगी भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। जहाँ तक तुम्हारे सवाल की बात है, हाँ, मैंने भविष्य देखा है। ट्रोल मारा जाएगा, लेकिन कई वाइकिंग भी मरेंगे और जमीन खून से लाल हो जाएगी। सच कहूँ तो यहाँ के लोग इससे बेहतर के हकदार नहीं हैं। फिर लियो पूछता है, तुम ऐसा क्यों कहती हो? लीना जवाब देती है, क्योंकि इन्होंने ट्रोल के साथ जो किया, ये उनकी सजा है। तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। इससे पहले कि लियो और कुछ पूछ सके, उसके आदमी उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। वे कहते हैं, शाम होने वाली है, हमें तैयार रहना चाहिए। तो लियो उनके साथ वापस कबीले में लौट जाता है। बाद में लियो मुखिया से अकेले में बात करता है और पूछता है, क्या ट्रोल ने कभी किसी औरत, बच्चे या बूढ़े को मारा है? मुखिया जवाब देता है, नहीं, वह सिर्फ हमारे वाइकिंग पुरुषों को ही मारता है। लियो कहता है, इसका मतलब है कि वह समझदार है और एक तरह से अनुशासित भी। मुखिया हैरान होकर कहता है, वह हमारे लोगों को मार रहा है और फिर भी तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? लियो जवाब देता है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे बस लगता है कि कोई वजह जरूर होगी कि वह सिर्फ पुरुषों को ही मारता है। अब तक उसने हम पर या तुम्हारे बाकी गांव वालों पर सीधे हमला नहीं किया है। फिर मुखिया कहता है, 20 साल पहले एक ट्रोल को मार दिया गया था, तब से कोई भी दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया है। अगर तुम ट्रोल से डरते हो तो मत लड़ो। उस शाम लियो और उसके योद्धा एक बार फिर सराय के अंदर ट्रोल का इंतजार करते हैं। जब वे उसके आने की आवाज सुनते हैं तो वे तलवारें निकालकर बाहर भागते हैं, लेकिन एक बार फिर ट्रोल कहीं दिखाई नहीं देता। निराश होकर वे वापस सराय की ओर मुड़ जाते हैं। उसी समय ट्रोल चुपचाप चट्टानों के पीछे से निकलकर अपने छुपने की जगह लौट जाता है। अगले दिन लियो एक बार फिर लीना के पास जाता है और उससे पूछता है, मुझे बताओ, ट्रोल को कैसे मारा जा सकता है? लीना जवाब देती है, तुम अपने आदमियों के साथ घर क्यों नहीं लौट जाते? लियो जवाब देता है, जाने से पहले मुझे यह जानना जरूरी है कि लोग इस ट्रोल से कैसे आजाद हो सकते हैं। फिर लीना उसे अपनी झोपड़ी में ले जाती है और उत्तर जानने के लिए अपनी भविष्यवाणी की हड्डियां फेंकती है। उसी समय लियो को बाहर ट्रोल की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर भागता है, लेकिन ट्रोल उसे देखकर भाग जाता है। लियो अपने घोड़े पर कूदता है और उसका पीछा करता है। इससे पहले कि वह उसे पकड़ सके, ट्रोल पहाड़ पर चढ़ जाता है। लीना भी पीछा करती है और वहां पहुंचती है। लियो ट्रोल को पुकारता है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर सामना कर, तुम बार बार भागते क्यों हो? ट्रोल अपनी भाषा में जवाब देता है। लीना समझ जाती है और लियो से कहती है, ट्रोल कहता है कि उसकी लड़ाई तुमसे नहीं है, तुम और तुम्हारे लोगों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और इसी वजह से उसने कभी तुम पर हमला नहीं किया। यह सुनकर लियो हैरान रह जाता है और लीना के साथ उसकी झोपड़ी में लौट आता है। वहां वह पूछता है, तो फिर वह यहाँ बार बार घूमता क्यों रहता है? लीना समझाती है, मुखिया के भतीजे ने एक बार मुझे पापमय जीवन में धकेल दिया था, लेकिन वह मेरी ही चारपाई पर मर गया। लोग उसकी मौत का दोष मुझ पर डालते हैं और मुझे कबीले से निकाल दिया गया। तब से मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। कई वाइकिंग पुरुष हर रात मुझे अपमानित करने आते थे,
लेकिन जब से ट्रोल यहाँ दिखने लगा है उनमें से कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी उसे मारने में। बेचारा ट्रोल पहले ही बहुत कुछ सह चुका है। ये सब जानने के बाद लियो मुखिया के पास वापस जाता है और कहता है, लीना के माध्यम से मैंने ट्रोल से बात की। उसने लीना से कहा कि वाइकिंग्स ने उसके साथ बहुत क्रूरता की थी, इसीलिए वह बदला ले रहा है। मुखिया असहज नजर आता है और कहता है, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। जब लियो अपने आदमियों के पास लौट रहा होता है, कुछ बच्चे एक विकलांग आदमी को बेरहमी से पीट रहे हैं। लियो बच्चों को भगा देता है। फिर वह आदमी कहता है, मेरे पिता ने ट्रोल के पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसी वजह से ट्रोल ने मेरे परिवार के पुरुषों को मार डाला। मुझे पता है ट्रोल कहाँ रहता है, तुम्हारे योद्धा उसे मार सकते हो। यह सुनकर लियो उसके योद्धा नाव से उस पहाड़ की ओर निकल पड़ते जहाँ ट्रोल की गुफा है। अपाहिज आदमी के मार्गदर्शन में किनारे के पास उतरते, पहाड़ पर चढ़ते। जब उन्हें गुफा का एकमात्र प्रवेश द्वार मिल जाता, एक वाइकिंग नीचे उतरने की कोशिश करता, उसका पैर फिसल जाता। बाकी लोग उसे जल्दी से ऊपर खींच लेते हैं। इसके बाद उनमें से किसी गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। इसके बजाय वे गुफा के प्रवेश द्वार के पास पेशाब करते हैं और अपनी नाव लौटने लगते हैं। लेकिन अचानक पानी के नीचे से छिपा ट्रोल उस वाइकिंग पर झपटता है जिसने उसकी गुफा के पास पेशाब किया। उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ ही तुरंत हमला करते हैं, जिससे ट्रोल को फिर से पानी के नीचे भागना पड़ता है। वाइकिंग की जान बच जाती है। इसके बाद समूह वापस सराय में जाता है और पूरी रात ट्रोल का इंतजार करता है, लेकिन इस बार ट्रोल अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। अगली सुबह लियो बाहर जाता है और देखता है कि ट्रोल ने अपाहिज सैनिक को मार डाला, जिसने उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया था। चौंक कर लियो और वाइकिंग्स ट्रोल की गुफा में लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार वे प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें अजीब चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। एक वाइकिंग ट्रोल के पिता की खोपड़ी तोड़ देता है और उस पर पेशाब कर देता है। उस समय ट्रोल वहां नहीं होता, लेकिन जब वह लौटता है और टूटी हुई खोपड़ी देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी गुफा में कौन आया था। अपने पिता का अपमान देखकर ट्रोल गुस्से से पागल हो जाता है। उस शाम जब वाइकिंग्स सराय के अंदर सो रहे होते हैं, ट्रोल उन पर बेरहमी से हमला करता है। वह उस व्यक्ति को मार डालता है जिसने उसके पिता की खोपड़ी तोड़ी थी। ये देखकर लियो भी ट्रोल से लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन ट्रोल की तुलना में लियो बहुत कमजोर है। ट्रोल छत के रास्ते भागने की कोशिश करता है। लियो उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेता है, हाथ में भारी लोहे की जंजीर लपेट देता है। गुस्से में ट्रोल लियो को घूंसा मारता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ जंजीर में फंस जाता है। एक वाइकिंग उस पर तीर चलाता है, लेकिन ट्रोल उसे दूर फेंक देता है। बाकी लोग हमला कर पाते उससे पहले ट्रोल खुद अपना हाथ काटकर भाग जाता है। वह समुद्र की ओर भागता है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाता। वह किनारे पर गिरकर मर जाता है। अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को समुद्र में घसीट ले जाती है। अगले दिन वाइकिंग्स अपने मारे गए साथियों का शोक मनाते और उनके शवों को जला देते हैं। लियो मुखिया की ओर मुड़कर कहता है, तुमने मुझे सिर्फ आधा सच बताया था। अब जब ट्रोल मर चुका है, कम से कम अब सब कुछ बता दो। मुखिया स्वीकार करता है कि उन्होंने एक बार ट्रोल के पिता को बिना किसी कारण मार डाला था और अब वे सभी इसकी कीमत चुका रहे हैं। लियो जवाब देता है, तुम्हारी सोच की वजह से एक निर्दोष मारा गया, लेकिन यह ट्रोल तुम जैसा नहीं था। उसने कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सुनकर मुखिया को शर्म महसूस होती है। उस रात वाइकिंग्स ट्रोल का कटा हुआ हाथ सराय में लटका देते हैं और जश्न मनाते हैं, ये मानकर कि ट्रोल आखिरकार मर चुका है। इसके बाद उनमें से ज्यादातर अपने घर लौट जाते हैं। लियो लीना से मिलने जाता है। वह उससे कहती है, जैसा मैंने कहा था, ट्रोल चला गया है, लेकिन तुम्हें अब भी और घाव सहने हैं। फिर वह अपना अतीत बताती है। सालों पहले ट्रोल उसके पास आया था। वह एक बार उसके साथ था, लेकिन उसके बाद उसने उसे फिर कभी नहीं छुआ। बात है वाइकिंग्स ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। वह यह भी कहती है, लियो वह बुरा नहीं था, वह केवल बचपन का दर्द ले फिरता था। बातचीत के दौरान लीना और लियो करीब आ जाते हैं और आखिरकार बाहों में समा जाते हैं। आधी रात को ट्रोल की माँ गांव में तूफान की तरह घुस आती है। रास्ते में वह एक पादरी की हत्या कर देती है। इसके बाद सराय में घुसती अंदर मौजूद वाइकिंग्स बेरहमी से मार डालती, बेटे का कटा हाथ साथ ले जाती। अगली सुबह एक छोटा लड़का चुपके से लीना के पास आता है। वह उसे चुप रहने कहती है, फिर चुपचाप उसके साथ चली जाती है। इसी बीच वाइकिंग्स को लगता है कि ट्रोल जिंदा है और नई हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। वे उसकी तलाश में शिकार पर निकलते हैं। समुद्र तट पर उन्हें अपने एक और साथी का कटा हुआ सिर मिलता है। लियो का शक और गहरा हो जाता है कि ट्रोल शायद अभी भी जिंदा है। वह अकेले ही गुफा में भागता है और पानी में गोता लगाता है। अंदर उसे ट्रोल की लाश एक चट्टान पर पड़ी मिलती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाता है, ट्रोल की माँ अचानक पीछे से उस पर हमला कर देती है। वह उसका गला घोंटने लगती है, लेकिन लियो पत्थर पकड़ता है और उसके सिर पर मारता है। फिर वह तलवार उठा लेता है और मार डालता है। उसी समय लड़का हाथ में तलवार लेकर पहुंचता है।
उसे देखकर लियो सच्चाई समझ जाता है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि लीना और ट्रोल का बेटा है। लियो अपना हथियार नीचे कर देता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बाद में लियो वापस कबीले में जाता है और मुखिया से कहता है, मैं जा रहा हूँ। अब ट्रोल और उसकी माँ मर चुके हैं। जाने से पहले वह लीना से मिलता है और उसे चेतावनी देता है, अगर लोगों को पता चल गया कि ट्रोल का बेटा है तो वे तुम दोनों को मार डालेंगे। लीना जवाब देती है, यह राज्य सिर्फ हमारे बीच रहेगा। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। अंत में लियो लीना की झोपड़ी के बाहर ट्रोल और उसकी माँ की कब्रें बनाता है, लेकिन दूर से ट्रोल का बेटा सब कुछ आंसुओं के साथ देखता है। फिर लियो अपने आदमियों के साथ लौट जाता है, गेटलैंड वापस चला जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।